झोपड़पट्टी में रहने वाली एक साधारण सी लड़की से एक बहुत बड़ा डॉक्टर शादी कर लेता है और उसके बाद दोस्तों इस कहानी में जो नए नए मोड़ आते हैं, आखिर क्या होता है पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प कहानी है और थोड़ी सीख देने वाली कहानी, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है कलकत्ता के अंदर, जहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर नियुक्त था जिसका नाम होता है निशांत, जो कि ओपीडी में बैठता और फिर इलाज भी किया करता है। और जो निशांत होता है वह डॉक्टर है, उसकी माँ बाप भी हैं, उसका छोटा भाई भी है घर पर, और काफ़ी पैसे वाले तो ये पहले ही थे। और अब निशांत जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर भी बन चुका है, तो पैसे वाली फर्म है, कोई ऐसा नहीं है कि तंगी है इनके पास पैसों की। एक दिन की बात होती है, ओपीडी ले रहा था निशांत, और ओपीडी लेते वक्त बहुत सारी भीड़ थी। तो उस भीड़ में एक लड़की इसके पास आती है जो कि बीमार थी। लड़की को देखते ही इसका तो बिल्कुल कहते हैं ना, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। लड़की देखने में सुंदर ही इतनी थी, हालांकि कपड़े उसने साधारण से पहने हुए थे। मगर लड़की को बिठाता है पास में, पूछता है क्या है। लड़की बताती है 3 दिन हो गए, खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है और छाती में दर्द हो रहा है। तो ये सर्दी सा नॉर्मल सा इन्फेक्शन था। डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं दवाई लिख देता हूँ, इनको ले लेना। लेकिन दोस्तों डॉक्टर की नज़र उस लड़की जिसका नाम अंशिका होता है उससे हट ही नहीं रही थी। उसके साथ उसकी माँ भी थी और वह अपनी बेटी को वहाँ से दवाई व गोली लिखवाने के बाद ले जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब उसके जो कागज़ था उसने दिया था, उसमें फ़ोन नंबर था, घर का एड्रेस था। अब उस कागज़ को अपने पास फ़ोटो खींच के रख लेता है फ़ोन में, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा उसको पसंद आ रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, दिल आ गया था लड़की पर। अब जो डॉक्टर होता है वह अपने घर चला जाता है आधी छुट्टी में ही, कहता है मैं अब नहीं आऊँगा। वहाँ जा कर के वह आराम से कमरे में लेट जाता है, लड़की के ख्यालों में खो जाता है कि आज तक मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी, इतनी सुंदर लड़की। हालांकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ बहुत सारी लड़कियों ने पढ़ाई की है, लेकिन किसी पर मेरा दिल ऐसे नहीं आया जैसे इस लड़की पर आ गया। पता नहीं इसके अंदर कौन सी पॉजिटिव वाइब्स हैं, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमारा कनेक्शन है, कोई पिछले जन्म का। इस तरह की बात है, वह सोच रहा था कमरे में पड़ा हुआ। तभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब जब उस लड़की के उस कागज़ को देखता है और उसका एड्रेस देखता है तो उसको पता लगता है कि ये तो पड़ोस के ही रहने वाले हैं, थोड़ी दूरी पर उसका मकान है। तो शाम को फ़ोन भी करता है वह उस लड़की के पास, लेकिन वह जो फ़ोन नंबर था लड़की के पड़ोसी का था। वह बताता है जी मैं तो बाज़ार आया हुआ हूँ, और वो लोग मुझ पर ही फ़ोन करवाते हैं, मेरे फ़ोन से ही काम चलाते हैं। तो इस बात से पता लग जाता है डॉक्टर को कि यह गरीब बहुत है लड़की। तो उसके बाद सुबह होती है, एड्रेस का पता ही था, तो सुबह गाड़ी लेकर के वह उसी जगह पर पहुँच जाता है, रेलवे लाइन पर जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी, झोपड़पट्टी, और फिर नाम पूछ करके उस लड़की की झोपड़ी तक पहुंच जाता है। उसके बाद वहाँ पर देखता है कि भाई जो अंशिका है वो चारपाई पर पड़ी हुई है, लेटी हुई है, बीमार सी तो थी, दवाई लेकर आई थी। डॉक्टर साहब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि आपकी माँ कहाँ है अंशिका। तो अब अंशिका जैसे देखती है, डॉक्टर साहब आप यहाँ पर। अंशिका को डर लगने लगता है कि कहीं मुझे कोई ज़्यादा बीमारी तो नहीं निकल आई, क्योंकि टेस्ट भी करवा कर आई थी ना। लेकिन डॉक्टर कहता है नहीं आप लेटो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारी माँ कहाँ है? तो वह कहती है माँ तो कंपनी में गई है, काम करती है, 7,000 रुपये मिलते हैं, उनसे गुजारा होता है हमारा। अब डॉक्टर ने कहा कि माँ को बुला लो, मुझे कुछ बात करनी है। अब और ज़्यादा टेंशन हो जाती है इस लड़की अंशिका को कि मुझे ज़रूर कोई ना कोई बड़ी बीमारी है जिससे डॉक्टर घर तक आ गया है। वह किसी दूसरे लड़के को अपनी माँ को बुलाने भेज देती है और जैसे तैसे खड़ी होकर चाय बनाती है। डॉक्टर साहब को चाय पिलाती है तो डॉक्टर साहब चाय पीते हैं उसकी हाथ की, बड़े खुश होकर के। उसके बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ अंशिका तुमसे। अंशिका कहती है बोलो जी। वह कहता है कि मैं तुमसे बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। अंशिका कहती है जी बुरा किस बात का मानूंगी। तो डॉक्टर कहता है ठीक है तो मैं बताता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे न रात को नींद आ रही है, न दिन को चैन आ रहा है। अब अंशिका एकदम से उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा जाती है। अरे डॉक्टर साहब ऐसी कैसी बात करते हो आप, कहाँ आप और कहाँ हम, और ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कहता है कि मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और सच में ही प्यार करता हूँ। अपनी मम्मी को बुला लो, मैं उनके सामने भी कह दूँगा। मैं ऐसे वैसे नहीं हूँ जो फ़ायदा उठाऊँ किसी का, मैं तो सच में ही प्यार करता हूँ और शादी भी करूँगा तुमसे। यह बात सुन करके वह जो लड़की होती है अंशिका, उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि ज़िंदगी से उसने दुख देखे थे। उसके पिता की मौत हो चुकी थी जब वह बचपन में छोटी थी, तो माँ ने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके बर्तन मांज कर लोगों के घरों में लड़की को बड़ा कर रही थी। ना ही लड़की ज़्यादा पढ़ पाई थी, जितना गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाई करने
करने जाती तो वापस आ जाती, पढ़ाई लिखाई ऐसी हो नहीं पाई थी। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर से कहती है रो करके कि डॉक्टर साहब मजाक मत करो। और दोस्तों उसके बाद डॉक्टर कहता नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और थोड़ी देर में वहाँ पर लड़की की माँ भी आ जाती है। माँ कहती है क्यों रो रही है बेटी, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे। अब डॉक्टर साहब उनको बैठाता है, बैठो आराम से, मैं कुछ कहूँगा, बात कहना चाहता हूँ। तो उसकी माँ से भी यही बात कह देता है कि आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ और आप सोच लो कल आपको दिखाने के लिए आना अपनी बेटी को वहीं मेरे पास ओपीडी में, तो कल मुझे इसका जवाब दे देना। अब तो उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। पीछे से माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखती हैं। तो माँ कहती है बेटी ये तो तेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, अगर ये सच कह रहा है तो, अगर ये सच में ही शादी करना चाहता है तो समझो तेरी किस्मत खुल गई है। यहाँ झोपड़पट्टी में क्या करेगी, किसके साथ तुझे शादी में बांधूंगी और कौन कैसा रखेगा पता नहीं, ये तो बहुत बड़ा मौका है। लेकिन यहाँ पर शादी ब्याह ऐसे नहीं होगा, कल मैं उससे बात करूँगी जो भी होगा। दूसरे दिन ये दोनों माँ बेटी पहुँच जाती है ओपीडी में। वहाँ पर डॉक्टर एक साइड में ले जाता है। तो अब ये कहती है जो माँ होती है कि डॉक्टर साहब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ अपनी बेटी के आपके साथ, मगर आपके घर वाले भी इस बात में राज़ी होने चाहिए, उनको आप हमारे घर भेजो रिश्ता लेकर के, और हम फिर ये बात पक्की करेंगे, ऐसे ऊपर से ऊपर नहीं करेंगे, पूरा पक्का काम करेंगे। डॉक्टर साहब कहते ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर अपने माँ बाप से पूछता है, माँ बाप पर पैसों का घमंड था। माँ बाप जब सारी कहानी सुनते हैं तो एकदम से अपने बेटे को डांटते हैं, अरे वो झोपड़पट्टी की रहने वाली है, क्या संस्कार होंगे उसके अंदर, कौन सी क्या होगी वो, और उसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हमारे इतने बड़े परिवार के अंदर हमारा नामी खानदान है, इसमें एक झोपड़पट्टी की रहने वाली बहू बनेगी, नहीं बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। लेकिन दोस्तों निशांत जो होता है वह माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, माँ बाप नहीं मानते हैं। तो फिर निशांत कहता है कि अब मैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेवार आप लोग होंगे। अब जैसे बेटा धमकी देता है तो माँ बाप को डर लगाता है कि भाई प्यार प्रसंग के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाती हैं, कहीं ये ऐसा कदम ना उठा ले। तो माँ बाप तैयार हो जाते हैं कि ठीक है चलो हम तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने के लिए जाएंगे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद हमसे मत रखना। तो उसके दूसरे दिन वह माँ बाप रिश्ता मांगने के लिए झोपड़पट्टी में जाते हैं। तो लड़की की माँ कहती है साहब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हमारी बेटी है बस, और इसी को हम दे सकते हैं, यही है हमारे पास। माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं जी, शादी की तैयारी हम कर लेंगे। और उसके बाद वहाँ से रिश्ता पक्का करके शादी कर ली जाती है। शादी का सारा खर्चा निशांत उठाता है, क्योंकि भाई ऐसे तो शादी नहीं कर सकता था, डॉक्टर था बड़ा, किसी के शादी ब्याह में ये भी गया होगा तो अपनी में इसको भी बुलाना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि भाई दूसरों की शादी ब्याह में चले जाएँ और अपना नंबर आए तो तब बस मंदिर में माला डाल लें या फिर कोई खर्चा ही ना करें। तो समाज के अंदर रहने पर बहुत सारी चीज़ें ख्याल में आया करती हैं। तो ये शादी करता है, बैंकेट हॉल बुक किया जाता है, खाने पीने का सारा अरेंजमेंट किया जाता है, और जो भी पूरी झोपड़पट्टी थी उस सबको निमंत्रण दिया जाता है, सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनवाया जाता है। शादी हो जाती है। शादी के बाद घर के अंदर नई नवेली दुल्हन आती है। लेकिन दोस्तों जो सास ससुर थे ना, वो मतलब ये लगा लो कि अपने घमंड में चूर थे, उनको एक्सेप्ट ही नहीं थी वो बहू। बात बात पर ताना मारते, बात बात पर उल्टा सीधा बोल देते कि तुझे ये काम करना नहीं आता, वो नहीं आता। जबकि दोस्तों शादी जब होती है ना नई नई, तो लड़कियां जैसे आती हैं घर में, तो उनको अगर कोई चीज़ नहीं भी आती है तो सास ससुर को बता देना चाहिए कि बेटी ये ऐसे होता है ये काम, तो बता देंगी तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है। और बस ये कहने में लगे रहते हैं बहुत सारी सास ससुर कि तुझे कुछ आता भी नहीं है, तेरी माँ ने क्या सिखाया। अरे भैया उसकी माँ ने नहीं सिखाया, आप भी तो माँ बाप हो, आप सिखा दो आप। तो इस तरह से थोड़ा सा बैलेंस बनाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसे नहीं करते हैं। पैसे के घमंड में थे, सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। अब तो यहाँ पर पत्नी बहुत परेशान हैरान, और जो लड़का होता है अब वह सोचता है कि यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी। और जो निशांत होता है वह कहता है अपने मम्मी पापा से, मम्मी पापा मैं अलग रहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी पत्नी अच्छी नहीं लग रही है तो प्यार प्रीत में मैं अलग हो जाऊँगा, लड़ाई झगड़े की कोई बात है ही नहीं। तो उसके बाद लड़का अपनी पत्नी को लेकर के हंसिका को न्यारा हो जाता है, यानी कि दूसरा घर ले लेता है, वहाँ पर रहने लगता है दूर जा कर के। अब इस घर के अंदर छोटा भाई भी था इस लड़के का। छोटे भाई की शादी होती है बड़े धूमधाम से। छोटे भाई की शादी होकर दुल्हन आती है, मगर वो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी, बड़े घराने की बेटी थी। वो जैसे घर में आती है तो ना ही कुछ काम करती है, और नौकरानी लगा देती है कि ये करेंगी काम, मैं क्यों करूँगी काम, मुझसे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कुछ नहीं होगा, मैं नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। और बात बात पर अगर बूढ़े वह जो बुजुर्ग थे सास ससुर कुछ थोड़ा बहुत सामान पानी लाना बेटी या ये काम कर दे, तो इस बात पर भी झिल्लाया करती थी, मैं तुमने नौकरानी समझ ली हूँ क्या, मुझसे मंगाते हो हर चीज़। और अब तो बात बात पर वह उल्टी लड़ने लगी थी उनसे दोनों से, सास ससुर से। उनका जीना मुहाल कर दिया था। और
अब तो वह अपनी बड़ी बहू को याद करने लगते हैं कि वो तो बहुत अच्छी थी, ख्याल रखती, लेकिन अब जाएँ तो जाएँ कैसे, हमने खुद ही निकाला है उसको, हमने उसके साथ जाती की थी तो ये हमारे साथ जाती कर रही। वो अपने पैसों का घमंड दिखाया करती, इतनी दहेज लेकर आई हूँ ये कहा करती। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर इनका जीना मुहाल हो जाता है। रोज़ घर में झगड़े लड़ाई। जो छोटा बेटा नौकरी पर चला जाया करता, बिजनेस बड़े थे इनके, जब काम पर चला जाया करता छोटा बेटा तो पीछे से वो बहू इनका जीना हराम कर देती, न चाय बना कर देती और हर बात पर लड़ती, गाली गलौज करती। काफ़ी दिनों तक यह मैटर चलता रहा, पड़ोसियों को भी पता लग गया। अब पड़ोसियों में से कोई आदमी इसके बड़े बेटे, जो दो माँ बाप थे ना, बड़े बेटे निशांत को बता देते हैं कि तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारे छोटे भाई की जो पत्नी है बहुत ज़्यादा जाती कर रही है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो बेटा होता है निशांत निशांत हैरान हो जाता है कि मेरे माँ बाप के साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत बात है। मैंने तो सोचा था अपने माँ बाप को अच्छे से रखूँगा। अपनी पत्नी से बात करता है अंशिका से कि अंशिका बताओ क्या करें। अंशिका कहती है क्या करें, माँ बाप हैं हमारे, उनको लेकर आएंगे। और दोस्तों उसके बाद जो अंशिका होती है वह तैयार हो जाती है और दोनों पति पत्नी वहाँ पर आ जाते हैं। आकर के हालचाल पूछते हैं तो माँ बाप बताना नहीं चाहते थे कि हम दुखी हैं, लेकिन पिता के सामने बहू और बेटा एकदम से कह देते हैं कि आपको हम दुखी नहीं रहने देंगे, आपके साथ जो जाति हो रही है ऐसा नहीं होने देंगे और हमारे साथ चलो। अब तो पिता और माँ दोनों रोने लगते हैं और उसके बाद दोस्तों वह अपने बेटे के साथ खुशी खुशी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उनके घर पर चले जाते हैं। मगर जैसे शाम को छोटा बेटा आता है तो गुस्से से एकदम से बड़े भैया के घर पर जाता है और माँ बाप से लड़ने लगता है, तुम यहाँ पर क्यों आ गए, मेरे पास रहो, मैं छोटा हूँ। इतने में जो पिता होता है खड़ा होकर उसके मुंह पर तमाचा मार देता है कि तुझे तब ध्यान नहीं आया हमारा जब तेरी पत्नी हमें टॉर्चर किया करती थी, तब तूने हमारी खबर नहीं ली और आज तू यहाँ पर हक जताने के लिए आ गया कि हमारे साथ रहेंगे आप बाबा जी, मतलब हमारे साथ माँ बाबा हमारे साथ रहेंगे। तो दोस्तों यह थप्पड़ खाकर अब छोटे बेटे को लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो सारी बात बड़ा भाई बता देता है और वो माँ बाप भी बता देते हैं कि तेरी पत्नी हमारे साथ क्या क्या टॉर्चर करती है। और उसके बाद छोटे बेटे को वहाँ से भगा दिया जाता है। बड़े बेटे के पास ये माँ बाप रहने लगते हैं और वहीं पर जो बहू है, जो अंशिका थी, जिसको ये गरीब कह रहे थे और कुछ मतलब कह रहे थे बेकारिन है, वही इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है। कोई भी घर में काम करना होता पहले माँ बाप को पूछती है, कुछ भी सामान बाहर से आता पहले माँ बाप के हवाले करती है, उसके बाद उनसे अपने आप लेती है। इस तरह से अब यह माँ बाप अपने बड़ी बहू के साथ रह रहे होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जहाँ पर उम्मीद भी नहीं होती है ना, वहाँ से काम बन जाता है। कुछ दिन के बाद अंशिका को बेटा पैदा हो जाता है तो घर में अब पोता आ गया था, तो निशांत के माँ बाप और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अब तो छोटे बेटे के पास जाने की भी हिम्मत नहीं करते हैं कि हमें नहीं जाना उस नरक के अंदर, पैसे वैसे सब हमारे काबू में हैं, प्रॉपर्टी भी हमारे हाथ में है, ज़्यादा दिक्कत करेंगे तो प्रॉपर्टी को बेच देंगे, फिर घूमते रहना जहाँ घूमना है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार माँ बाप के साथ घट जाता है और ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दहेज वाली बहू के चक्कर में कई बार सास ससुर दहेज वाली बहू से ज़्यादा प्यार करते हैं और गरीब बहू से कम करते हैं, बहुत गलत बात है, क्योंकि आगे चलकर न जाने क्या क्या हो सकता है ज़िंदगी में, किसी को कोई पता नहीं होता है। तो लास्ट में उन भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सकीक जो है कमेंट करते हैं, मनु श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं गोपालगंज बिहार से, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, अतुल कुमार कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार हैं, पिंटू कुमार, मुकेश कुमार यूपी 83 से, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। क्या कमेंट करें, कहानी सुनकर दिमाग हैंग हो गया, पत्नी मर गई थी तो दूसरी शादी कर लेता, ऐसा करने की सही बात है, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। धीरज भाई सही कह रहे हैं। राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं बाप नहीं पाप था वो, बिल्कुल जी। स्कीक जो है कहते हैं मैं भी आपकी कहानियाँ रोज़ सुनता हूँ बैठे बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। छोटे लाल कमेंट करते हैं, अजय पासी यूसीआर कमेंट करते हैं, चरण सिंह कमेंट करते हैं और दौलत राम नगर कमेंट करते हैं, इंद्रेश कुमार कमेंट करते हैं और उसके बाद सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, श्री राम यादव कमेंट करते हैं, अम्बेडकरवादी उत्तम राम मेघवंशी कमेंट करते हैं और जी समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, कहते हैं सुदेश भाई तुम्हारी कहानी नहीं सुनी तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है, समाधान पाटिल जलगांव महाराज। तो समाधान भाई इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे साथ श्रवण सोनी कमेंट करते हैं और जी चंपू सेठ कमेंट करते हैं, हमारे भाई रजत सैनी कमेंट करते हैं, मोनू जैन है, टीकम शर्मा कमेंट करते हैं, समय खराब आने पर उल्टे सीधे काम होते हैं, जी बिल्कुल जी। गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं और राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिक्सी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया
महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ छगनदास खाडाबाद राजस्थान से हैं। और उसके बाद जी दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं हमारे भाई लगातार। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोध गोगिरडी झारखंड से कमेंट करते हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुणे बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से कमेंट करते हैं। सैफुल मलिक हैं राम थापा नेपाल से। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। बोलाई दास झारखंड से कमेंट करते हैं। खेमराज गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं। दोस्तों अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।